नाज़रीन, वाशिंगटन से तेहरान तक सबकी नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत होने जा रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस बड़ी डील का बिगुल बजा दिया है। दावा किया है कि डील होते ही आबने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी, तेहरान से ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा, लेकिन साथ ही मुतबादिल ऑप्शंस की धमकी भी मेज पर है। दूसरी तरफ ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई और अब्बास इराक्ची ने कहा है कि 14 निकात पर मुश्तमिल इस मुजव्वज़ा MOU पर 1-2 दिन में दस्तखत हो सकते हैं, जबकि ईरानी पासदाराने इनकलाब इतवार को दस्तखत ना करने का कह रहे हैं। उनका कहना है कि सदर ट्रंप अपनी सालगिरह यानी कि 14 जून की मुनासबत से इस तकरीब को यादगार बनाना चाहते हैं। गोया सिफारती बिसात पर आखिरी लम्हात की गर्मा गर्मी अब भी उरूज पर है। आबने हुर्मुज़ खुलने से तेहरान पर पाबंदियां कैसे खत्म होगी, डी माइनिंग ऑपरेशन का अगला मरहला क्या होगा और आइंदा हफ्ते होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा। आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम इसी इस्लामाबाद अकॉर्ड के पस पर्दा हकायक, पाकिस्तान की इस अजीम सिफारती फतह और मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल का तफसीली अहाता करेंगे। हमारे साथ आप भी रहिएगा और हमारा पैनल भी हमें ज्वाइन कर चुका है। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब तज्ज़िया देंगे और सिफारतकारी के मामलात हम जानेंगे। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, सबसे अहम सवाल तो यही है कि सदर ट्रंप आज मुआहिदे पर दस्तखत का कह भी रहे हैं, जबकि ईरान इतवार की बजाय अगले 1-2 दिन की बात कर रहा है। ये क्या मामला आपकी समझ में आ रहा है? क्या सदर ट्रंप अपनी सालगिरह का दिन यादगार बनाना चाह रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और चाल भी हो सकती है? क्या समझते हैं आप? सदर ट्रंप तो यकीनन और मैं समझता हूं कि उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो मुनासिब भी कि वो चाहते हैं कि ऐसे मौके पर इस डील को साइन किया जाए कि उससे वो सियासी मफाद हासिल कर सकें अपने मुल्क में, क्योंकि इस पूरी जंग में जो सियासी नुकसान पहुंचा है सदर ट्रंप को, वो पिछले बहुत सारे सदूर को उतना नुकसान ऐसे मौक़ों पर कभी नहीं पहुंचा। ऐसे मौके आए भी बहुत कम, तो लिहाजा उस नुकसान को कवर करने के लिए वो चाहते थे कि आज उनके सालगिरह के मौके पर वो अनाउंस कर दें कि ये डील हुई और ये मुआरका उनके सर पर, ये सहरा उनके सर पर गया। तो उसको पासदाराने इनकलाब ने ख़ास तौर पर बयान दिया कि नहीं, इतवार के दिन ये साइन नहीं होगा, क्योंकि ईरानी कौम अगर एक कौम फतह डिक्लेयर कर देती है तो दूसरी कौम को इसका मतलब शिकस्त। ईरान नहीं चाहता कि कोई ऐसा, जो नज़र आता है ईरान के काबरीन की साइकोलॉजी इस वक्त, वरना तो खदोखाल सारे तय हो चुके थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ये इंदिया दे दिया गया था, यानी मीडिएटर को, कि ये साइन होने जा रहा है। तो अचानक जो ये बात पोस्टपोन हुई, महसूस यही होता है कि वो ये नहीं जाहिर करना चाहते थे ईरानी कि ऐसी अपनी वो कामयाबी और अपनी फतह डिक्लेयर की जाए कि जिसमें ईरान की शिकस्त नजर आए। तो ईरान को यही वजह हो सकती है कि सालगिरह के मौके पर आज के दिन उन्होंने पोस्टपोन किया। महसूस यही होता है कि कल या परसों, यानी अगले 2 दिन में महसूस हो, क्योंकि सारे खदोखाल तय होने के बाद ही दोनों तरफ से ये इशारे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि शायद इस वजह से ईरान तैयार नहीं है, वजह आपने रखी है, इस पर हम मजीद भी बात कर लेते हैं। जौहर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो तो अपनी सालगिरह का दिन यादगार बनाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि पासदारान इनकलाब जो है वो इतवार को दस्तखत ना करने का कह रही है और तारीख देने से भी ईरानी जो है वो गुरेज कर रहे हैं। एक तो वजह उन्होंने बता दी है, दूसरा आप इसकी वजह बताइएगा। आज का दिन बड़ा अहम समझा जा रहा था, अगर आज दस्तखत नहीं होते तो फिर कब तक इंतजार किया जा सकता है, कब तक ये मामला प्रोलॉन्ग किया जा सकता है? जी, मैं समझता हूँ ये ऑप्टिक्स पे जो इतना ज्यादा जोर है दोनों फरीकैन का, तो उसकी वजह भी ये है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट जो इतना ज्यादा है इन दोनों के दरमियान, इत्मीनान का फकदान है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की इस तरह की ख्वाहिशात होती हैं बिल्कुल कि वो अपनी सालगिरह के दिन अगर करते तो उसकी भी एक जो है ना एक अहमियत होती, कम से कम सिंबलिज्म की हद तक। ईरानियों ने अब कह दिया कि वो नहीं चाहते, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज होता है या कल होता है, और ये कि जी वो क्या इन पर्सन होता है या वो वर्चुअली होएगा, ऑनलाइन होगा, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। असल चीज़ ये देखें, ये पहला मरहला है, बहुत ही अहम है, ये पहली मंजिल है जो इन मुज़ाकरात के नतीजे में दोनों फरीकैन जिस पे पहुंचेंगे, और उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी मदद शामिल है। पाकिस्तान की जो उसमें खिदमत है वो तो सारी दुनिया ने सराहा भी है, उनको उनकी तारीफ और तौसीफ भी हुई है।
अब हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? देखें, ये इस वक्त जो है ना, ये एक इनिशियल वो है MOU, जो एक फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, जिसके तहत कुछ बुनियादी असूल वज़े कर दिए जाएंगे और जिसके तहत कुछ इंस्टेंट रिलीफ्स होंगी। वो क्या होगी? वो ये कि जी एक तो अपना हुर्मुज़ खुल जाएगा, लेकिन वो भी बुरी तौर पे वो ईरान खोलेगा उसको, और उन्होंने कहा है कि वो वापस जो जंग से पहले की सूरत में नहीं जाएगा, उसको कुछ रेगुलेट करेंगे। अमेरिका ने कहा जी वो ब्लॉकेड उठा लेंगे, उनके जहाज़ों को गुजरने देंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो सारे जहाज़ वापस ले जाएंगे, वो भी बुरी होगा। फिर सैंक्शंस रिलीफ मिलेगी, ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दे दी जाएगी, वो भी बुरी होगा। अच्छा, उसके बाद फिर ईरान के एसेट्स जो हैं फ्रीज होंगे, उसमें से कुछ शुरू में अपफ्रंट चाहते थे, और मैं इस पे कहता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, जो है अभी मैं 10-12 दिन तो चीन में था उससे पहले अपने कमेंट्स में, कि ये जब तक उनको डॉलर्स शुरू में नहीं मिलेंगे ईरानियों को अपफ्रंट एक अच्छी खासी जो अमाउंट जो उनकी अनफ्रीज नहीं होगी उनके एसेट्स की, वो नहीं मानेंगे। और वही हुआ। बात वो जो है ना, जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प के अल्फाज में मैं कहता रहा हूँ ना, डॉलर्स एंड डस्ट। डॉलर्स उनके वो जो अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स था, जो अब कुछ इतलात के मुताबिक तो कुछ उनको मिले भी हैं। 3 अरब डॉलर की बात चल रही है कि यूएई की तरफ से आए हैं, 15 अरब डॉलर शायद उधर से मिलेंगे, बाकी कतर की तरफ से। दूसरी तरफ अमेरिका जो न्यूक्लियर डस्ट की बात करते थे कि वो 60% अफसूदा यूरेनियम जो है, जो दबा हुआ है, वो ज्यादातर इस्फहान की जो न्यूक्लियर साइट है उसकी तह में, जो ऊपर से तो अमेरिकन ने तबाह कर दी थी, तो वो उसका मामला, अब उसका मामला जब तक नहीं हल होना था, ये बुनियादी जो फ्रेमवर्क है अंडरस्टैंडिंग का, ये भी साइन नहीं होना था। लेकिन उस पर भी कुछ बुनियादी आपस में कुछ जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर एक बहुत अहम मामला है वो इसका कि जी सस्पेंशन जो है कि 0% एनरिचमेंट, वो कुछ अरसे के लिए बिल्कुल बंद कर देंगे एनरिचमेंट। वो कितना होगा? क्या वो और सब 20 साल होगा जो अमेरिकन चाहते हैं, या 3 से 5 साल होगा जो ईरानियन चाहते हैं? शायद बात मेरे नजदीक कहीं 10 या 12 साल पे आके खत्म होगी। तो फिर उसकी बाकी जजियात जो है वो तय होंगी। वो जो अब देखिए 60 दिन का आगे जो आ रहा है पीरियड, वो बहुत अहम होगा, बिकॉज अभी जितनी रिलीफ्स आप देख रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, ये सारी कंडीशनल होंगी, और इसमें स्नैप बैक क्लॉजेस होंगी। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर स्नैप बैक क्लॉज का मतलब ये है कि अगर अमेरिकन समझेंगे कि कोई चीज ऐसी शर्त जो है जो ईरानियों ने पूरी नहीं की, तो वो सैंक्शंस दोबारा से आ जाएंगी, या वो जो है ना एसेट्स दोबारा से उसी वक्त ब्लॉक हो जाएंगे। वो जो है ना उनकी रिलीज जो जाहिर है जो उनको मिल चुके होंगे वो तो मिल चुके होंगे, लेकिन उससे आगे नहीं मिलेंगे। इसी तरह ब्लॉकेट जो है वो भी वापस आ सकता है। ईरानियों की तरफ से भी अब नया हुर्मुज़ जो है वो भी बुरी तौर पे उन्होंने खोला है। तो ये सारा कुछ जो है इसकी मुस्तकिल हल तो इसका फिर उन 60 दिनों के मुज़ाकरात में होना है। और शायद इसीलिए जौहर सलीम साहब ये 60 दिन का वक्फा भी रखा गया है कि जिन चीज़ों की मैच्योरिटी की आप बात कर रहे हैं या मुस्तकिल बुनियादों पर होनी चाहिए, वो डिसीजंस लिए जा सके। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, अब से कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे, अब सवाल ये है कि पहले ये कहा गया कि ये दस्तखत इस्लामाबाद में होंगे, फिर बीच में जिनेवा का जिक्र आ गया, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो MOU होगा इस पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होंगे। क्या समझते हैं आपकी इन तब्दीलियों की क्या वजह हो सकती है? जी देखिए, ये क्योंकि ये मामला जी बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसे भी एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे और डॉक्टर साहब भी कह रहे थे। मैं ये समझता हूँ जी कि देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक लेवल ऑफ एनालिसिस होता है जिसमें इंडिविजुअल्स जो डिसीजन मेकिंग और जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर पहला जो लेवल होता है वो इंडिविजुअल लीडर्स का होता है। उसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उनका होता है, जिसमें टेक्निकल ग्रुप्स हैं, एक्सपर्टाइज है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन ऑफिस किसी लीडर को सपोर्ट करता है, सो वहां पे होता है। फिर कंट्रीज होती है, और फिर एक ओवरऑल सिस्टम जो रीजनल पावर्स, इंटरनेशनल पावर्स, जहां पे उस इशू के साथ अपने आप को प्लेस करती हैं। सो इस प्रॉब्लम के अंदर ये जो चारों लेवल हैं वो अनसर्टेनिटी में श्राउडेड हैं। अभी जैसे एम्बेसडर जौहर साहब कह रहे थे कि स्नैप बैक शायद इसमें क्लॉजेस होंगी। मैं समझता हूँ जी कि इसमें जो एग्रीमेंट होने को जा रहा है इसमें स्नैप बैक क्लॉजेस के अलावा कुछ सनसेट क्लॉजेस होंगी, यानी जिसमें ईरान को ये कहा जाएगा कि पहले 4 साल आप एज फार एज द न्यूक्लियर एनरिचमेंट इज कंसर्न कि आप इतनी एनरिचमेंट कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 5 इयर्स में यहाँ पे जा सकते हैं, नेक्स्ट 10 इयर्स में ये कर सकते हैं, जो कि JCPO के अंदर भी कुछ इस तरह की चीजें थी। तो ऑलमोस्ट उसी तरह का एक अरेंजमेंट होने को जा रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है जी कि क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है या जो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज हैं वो इस रीजन की, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ हुर्मुज़, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं जी। अब ये हुर्मुज़ मोमेंट क्रिएट हो चुका है जो कि जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स है उसको अब रीडिफाइन करता है, और ईरान उससे पीछे नहीं जा रहा। और जो कम्प्लेक्सिटी जो लीडरशिप में नजर आती है, पर्टिकुलरली
अमेरिकन लीडरशिप में, उसकी वजह भी यही है کہ کبھی برتھ ڈے سے اس کو لنک کرنا, کبھی کسی اور چیز سے لنک کرنا, یعنی دونوں جو پارٹیز ہیں وہ معاملہ حل بھی کرنا چاہتی ہیں اور یہ امپریشن بھی نہیں دنیا کو دینا چاہتی کہ جو ایک پارٹی ہے وہ کہیں کسی بھی طرح سے اس نے کسی دوسری پارٹی کو تھوڑا سا لیوریج دیا ہے. سو یہی کمپلیکسٹی ہے جی, اور اس کی وجہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ وہ جو ڈیکیڈز کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ڈیکیڈز کا جو بیڈ بلڈ ہے, اور پھر جو ریجنل کویسچن ہے, جو عرب کویسچن ہے جس کے اندر ایران اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, باقی جو کنٹریز ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ, جو ریجنل کنٹریز ہیں پرٹیکولرلی جو عرب کنٹریز ہیں, کہ وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں. پھر وہ اس میں جو اس کا جو امریکن لیڈرشپ پہ بھی اس کا ٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اسرائیلی لابی ہے وہ بہت افیکٹو ہے, اس کی لائن ٹوک کی جاتی ہے. سو ان ساری کمپلیکسٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو اسی لیے یہ بالکل جب قریب پہنچتا ہے, وی کیم ٹو دس پلیس مینی اے ٹائمز بیفور, ہم 2-3 دفعہ اس جگہ پہ آ چکے ہیں کہ شاید کل اناؤنس ہو جائے, شاید آج اناؤنس ہو جائے, بٹ اگین دیر آر آئی تھنک سم سلپس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپس, پھر کچھ ہو جاتا ہے. بٹ اگین اس دفعہ جو سگنلنگ ہے وہ لگ رہا ہے کہ دونوں سائڈس یہ کرنا چاہتی ہیں, لیکن کچھ اس طریقے سے کہ امپریشن یہی جائے کہ دونوں کے لیے. صاحب یہ آپ نے بڑا درست کہا ہے, اب دونوں طرف سے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہاں ہم جیتے ہیں, ہماری وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اب دونوں جو ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی فیس سیونگ چاہ رہے ہیں. رائٹرز کے مطابق ڈاکٹر جمیل صاحب, ایران نے یورینیم افزودگی محدود کرنے اور ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر اتفاق کیا, لیکن نفاذ کے طریقہ کار کے لیے 60 دن مانگے, جیسے کہ جوہر سلیم صاحب بھی بات کر رہے تھے. اب کیا یہ 2 ماہ کا وقت جو ہے اعتماد کی بحالی کے لیے, یا تہران اس دوران اپنی پوزیشن جو ہے وہ مزید مستحکم کرنے کی کوشش کرے گا؟ اور اگر ایسا ہے, اگر ایسا نہیں ہوتا, اگر اس میں 60 دن کے اندر معاملات جو ہیں وہ کوئی رخ اختیار نہیں کرتے یا کوئی اونٹ جو ہے کروٹ نہیں بیٹھتا, تو کیا اس کی وجہ سے یہ معاہدہ جو ہونے جا رہا ہے, یہ جو دستخط کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ جی ظاہر ہے یہ عبوری ایم او یو ہے, یہ عبوری معاہدہ ہے نا, اور اس عبوری معاہدے میں 60 ڈیز کا ونڈو کریٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ پہلے وہ کسی نتیجے پر پہنچ ہی نہیں رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جیڈی وینس نے جاتے جاتے اسلام آباد سے 5.5 منٹ کی ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس میں انہوں نے تمام نکات کے بارے میں اتنا ذکر نہیں کیا تھا, بلکہ کہا تھا کہ کافی راہیں ہموار ہو گئی تھیں. 21 گھنٹے کے وہ بھی صرف پاکستان کو جاتا تھا کہ جو 47 سالوں سے آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے, جن کی آنکھوں میں خون تھا, ان کو ساتھ بٹھا دیا 21 گھنٹوں کے لیے. تو جو 21 گھنٹے کے بعد کی جو انڈیا دیا تھا, اشارہ دیا تھا جیڈی وینس نے, وہی بات تقریباً اب بھی سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے, اور وہ انریچمنٹ والی بات ہے. تو وہ سیکنڈ فیز ہے. فرسٹ فیز تو یہ ہے کہ دونوں فریق چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف سے بلاکیڈ ہٹے, اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ دوسری طرف سے آبنائے ہرمز کھل جائے, تو وہ اعلان کر سکیں کہ بھئی ابھی ٹریڈ اور وہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے, جو انفلیشن آ گیا ہے دنیا میں, اور جو دنیا اس خطرے کے متحمل ہی نہیں ہو سکتی کہ ڈپریشن میں چلی جائے دنیا, جس طرح 1920 میں گئی تھی. ڈپریشن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو فاقہ کشی کی نوبت آ جائے تقریباً ہر حصے میں. تو وہ اس چیز سے بچنے کے لیے آبنائے ہرمز پہلا, حالانکہ آبنائے ہرمز کوئی کاز آف وار تو نہیں تھی, آبنائے ہرمز جو تھا وہ تو کانسیکوینس آف وار تھا, لیکن وقت نے اور حالات نے آبنائے ہرمز کو اب کاز آف وار بنا دیا, اب سب سے اہمیت دے دی. تو اس لیے اس کو کھلوانے کے لیے ساری تقدو. اس کے بعد سیکنڈ فیز میں جو ابھی جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے, جس میں سینکشنز کا ویور چاہتے ہیں ایران, جو کہ ظاہر ہے اب تک جو بیک اینڈ فورتھ میڈیٹرز نے, یعنی پاکستان نے بیک اینڈ فورتھ جو اب تک ایکسچینج کرائی ہیں, ایک دوسرے کی مراسلات, ایک دوسرے کی جو ڈرافٹ, اور پھر اس ڈرافٹ پہ دوسرا ڈرافٹ جو آگے 14 پوائنٹس ہیں, تو وہ تو 60 دن کا ونڈو اسی لیے کریٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب وہ یہ کہ ظاہر ہے یہ دنیا کا دور حاضر کا سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے, اور اس پیچیدہ مسئلے میں ایک ایسا فریق ہے جو کہ اسرائیل اور اسرائیلی لابی جو وائٹ ہاؤس میں بھی اپنے پنجے گاڑے بیٹھی ہے. اگر اسرائیلی لابی وائٹ ہاؤس میں پنجے گاڑ کے نہ بیٹھی ہوتی تو 13 فروری کو یہ پلان جو 28 فروری کو حملہ کیا ایران پر, یہ اپروو ہی نہ ہوتا. تو یہ تمام چیزوں کا اگر اعادہ کریں, تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں, تو یہ جو سیکنڈ فیز ہے
वो यकीनन बहुत सेंसिटिव फेज होगा, और उस सेंसिटिव फेज में हर नुक्ते पर इजराइल को, आप देखें कि आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो उसने इविक्शन ऑर्डर दे दिया है कि 29 देहात खाली करें, बैरूत पर बम्बार्डमेंट कर दी है, पिछली मरतबा भी यही किया, और गजा पर भी आज भी हमला किया है उन्होंने दोबारा। सीज फायर किधर गया वो? तो वो जो लगाम देने वाली बात है इजराइल को, उसके लिए अमेरिका का सदर वो ये वाहिद सदर है जिसने कोशिश की है। और आपने देखा कि जो मंजर आम पर बात आई कि कितनी तल्ख कलामियां भी हुई हैं और किन अल्फाज में हुई हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक तो आ गए। वो अब वो क्यों आए? वो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप पर इस वक्त सबसे बड़ा जो बोझ है वो है अपनी कौम का, कि वो इलेक्शन हारते नजर आ रहे हैं अब तक के हालात के मुताबिक, और वो नहीं चाहते कि मिड टर्म इलेक्शन हार के अपने ऊपर 25th अमेंडमेंट लागू करवा लें। और 25th अमेंडमेंट पर बात खत्म नहीं होती, जिस तरह के वहाँ के लोग, वहाँ के कांग्रेस पर्सन और सेनेटर्स कह रहे हैं कि हम अगर इम्पीच करेंगे तो फिर इस दफा प्रोसिक्यूट भी करेंगे। कोई भी पार्टी या कोई भी सदर ये नहीं चाहेगा, तो उन्हें जल्दी इस बात की है। अब ईरान को इतनी जल्दी नहीं रही थी, हालांकि ईरान की भी जरूरत है। डॉक्टर जमील साहब, हमने ये भी देखा ना कि जो अमेरिकन अवाम है वो इस जंग का ब्लेम भी बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं, और वो ये इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते सदर ट्रंप साहब जो उनकी पोजीशन है। जौहर सलीम साहब, अभी तक जितने भी निगोशिएशन और मुज़ाकरात के मराहिल आए हैं, उतार चढ़ाव अभी तक आता रहा है। इसी तरह से ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जोहरी प्रोग्राम इस MOU का हिस्सा नहीं, जबकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि हालात पुरअमन होते ही वो जोहरी मवाद को खोद निकालेंगे। ये एक वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी क्या जगह बनते देख रहे हैं आप? देखें, एक तो जाहिर है दोनों साइड्स ने अपना एक विक्ट्री का नैरेटिव जो है वो भी बेचना होता है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, तो वो पहलू तो इसमें है ही। लेकिन साथ ही साथ देखें, न्यूक्लियर जो है वो कोर इशू है, उस पे एक बुनियादी असूल तो वजह हुए हैं। अगर वो ना होते तो ये फिर इतनी देर ना लग रही होती। वो जो मैं बात कहता रहा हूँ ना, बात डॉलर और डस्ट की थी आखिर में, तो ईरानियंस की तरफ से वो चाहते थे कि उनको डॉलर्स यानी कि उनके एसेट्स अनफ्रीज हों, और अमेरिकन वो न्यूक्लियर डस्ट जिसकी वो बात करते हैं वही 60% अफसूदा यूरेनियम, उसका कोई हल चाहते थे। तो ये ठीक है कि उसकी तफसीलात आगे उस 60 दिनों में तय होंगी, और उससे पहले जो भी चीजें हैं, इसीलिए तो जो भी चीजें उससे पहले मैंने कहा कि वो सारी कंडीशनल हैं। वो कंडीशनल किस पे हैं? वो उसी पे कंडीशनल है कि वो न्यूक्लियर का मसला हल होने पे। अगर वो न्यूक्लियर का मसला हल नहीं होता, फिर ये सारी स्नैपबैक क्लॉजेज आ जाएंगी। अच्छा, वो जो सनसेट क्लॉज की बात हुई, बिल्कुल देखें, वो सनसेट क्लॉज की बात होगी, वो इस मायदे में नहीं होगा। ये तो अबूरी मायदा है, एक शुरू का MOU है। वो जो 60 दिन की निगोशिएशन होगी, उसमें वो सनसेट क्लॉजेज जो हैं, अगर कोई निगोशिएट हुई तो उस वक्त होंगी वो। तो देखिए, वो जो पीरियड आगे आएगा वो बहुत अहम है। ये पहली मंजिल है, बहुत जो है ना, इसकी भी एक इंतहाई अहमियत इसलिए थी कि वापस जंग के लिए को जा सकती थी दोनों फरीक, और बहुत बड़ा खतरा था उसकी वजह से, और दोनों को ही था। मैं समझता था कि मैं ये समझता हूँ कि वो दोनों के लिए एक लूज लूज सिचुएशन होती। तो लेकिन इस मंजिल के बाद जो आगे जो वक्त आएगा 60 दिन का, और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि एक जामे जो है ना ट्रीटी कोई साइन होगी जिसमें तमाम तफसीलात भी तय होंगी, उसमें न्यूक्लियर इशू सबसे अहम होगा। आप देखिए, साथ ही साथ जाहिर है कि ये जो सैंक्शंस रिलीफ है और ये जो एसेट्स ऑफ अनफ्रीज अभी तो बुरी तौर पे होगा, लेकिन इसका जो मुस्तकिल हल है उसी से लिंक्ड होगा, और अपनाए हुर्मुज़ का मामला भी उसी से लिंक्ड होगा। तो देखें, वो बिल्कुल अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो जो निगोशिएशंस होंगी उसमें ये दोनों फरीकैन जो हैं उसमें भी एक गिव एंड टेक की स्पिरिट हो, एक कॉम्प्रोमाइज की स्पिरिट हो, दोनों तरफ प्रैग्मेटिज्म प्रिवेल करें, ईरान में भी, अमेरिका में भी, और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क जिन्होंने बड़ा पिवटल रोल अदा किया है, वो जाहिर है वो तो अदा करते रहेंगे अपना वो रोल। तो बात जो सी है वो बन जाए, क्योंकि वो जब जो है ना एक जामे जब अमन का मुआहदा हो जाएगा दोनों साइड्स में, तो उसके असरात बहुत ही ज्यादा खुशगवार हो सकते हैं इस रीजन के लिए, और बल्कि पूरी दुनिया के लिए, और खुसूसन पाकिस्तान के लिए। तो जिस तरह से जौहर साहब आपने कहा, डेफिनेटली विन विन सिचुएशन तो दोनों के लिए हो सकती है, और ये भी मामला जो है ये ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ दो ममालिक नहीं बल्कि पूरा खित्ता जो है, बल्कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया जो है, इकॉनमी जो है पूरी दुनिया की, वो इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, और अभी तक जो इसके आफ्टर शॉक्स है वो सारी बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसे में आके चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं 14 निकाती जो ये मुजवज़ा MOU है, इस पर दस्तखत तो हो जाएंगे, जहाँ पर अमेरिका का क्या कहना है कब दस्तखत होंगे, या फिर ईरान का क्या कहना है कब दस्तखत होंगे, इस पर तो हमने बात कर ली है। आबिद लतीफ साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जो है वो आइंदा हफ्ते से होंगे।
ان مذاکرات میں وہ کون سے اہم ترین نکات ہیں جو اس ابتدائی معاہدے کو سبوتاژ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں جی کہ جو تکنیکی جس طرف اشارہ کیا، جو ٹیکنیکل ٹیمز یا جو ایکسپرٹ ہیں، وہ جو اس پورے معاملے کے اندر جو اپنے لیڈرز ہیں ان کو سپورٹ پہلے بھی کر رہے تھے، اس پورے پروسیس میں بھی کرتے رہے ہیں، اور آگے بھی انہوں نے جو نیٹی گریٹیز ہیں اور جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرنی، کیونکہ دا ڈیول از ان دا ڈیٹیلز. تو وہ جو میں سمجھتا ہوں جی، وہ سب سے پہلے میں ایون نیوکلیر ایشو سے بھی زیادہ جو اسٹیٹ آف ہارمز کی جو ایک امپورٹنس جو سامنے آ گئی ہے، جس کو ایران نے ایسے ڈیٹرنس اس پورے کانفلکٹ میں یوز کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری جیو پولیٹیکل اورینٹیشن جو ہے وہ چینج کر دی. دیکھیے، ہم کہتے تھے کہ یہ ایشین سینچری ہے، یہ تھوسیڈائڈس ٹریپ یہاں پہ سیٹ ان ہو رہا ہے، ایک رائزنگ پاور ہے، ایک ڈیمینشنگ پاور ہے. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ خالی یہ ایشین سینچری نہیں ہے، یہ یورو ایشین سینچریز ہے. وہ جو مکھندر کا کانسیپٹ تھا، دی امپورٹنس آف لینڈ کا، کیونکہ جو 19th سینچری، 20th سینچری اور جو فرسٹ 3 ڈیکیڈز آف 21st سینچری، یہ تو میری ٹائم سینچریز تھی. اب یہ لگ رہا ہے کہ اب جو آنے والا ٹائم ہے 21st سینچری کا، یہ لینڈ کی سینچری ہوگی، یہ فوڈ کی سینچری ہے، یہ اے آئی کی سینچری ہے. اسی لیے یہ ساری چیز جو چینج ہو رہی ہے، یہ اسٹیٹ آف ہارمز اس کو چینج کر رہی ہے. اسی لیے یہ اسٹیٹ آف ہارمز کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. وہ دی چوک پوائنٹ آف دا ورلڈ بن گیا ہے، کیونکہ ویسے 16-17 چوک پوائنٹس ہیں، ان میں سے اسٹیٹ آف ہارمز کی امپورٹنس بہت بڑھ گئی ہے، اور ایران کو اس کی ریئلائزیشن ہو گئی ہے. جی اگر آپ دیکھیں تو اس کو بہت زیادہ اسٹیٹ آف ہارمز بند کرنے کے لیے کسی ایفرٹ کی ضرورت نہیں تھی. اٹ واز 12-13 ناٹیکل مائلز جو اس کی سائڈ کا تھا، وہ اس کی ارٹلری گن سے، اس کے اسمال میزل سے، ان سے بھی وہ اس کو افیکٹولی، اس کے لیے اس کو مائنز، بہت زیادہ جو مرین مائنز ہیں وہ بھی بچھانے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے جی یہ ایک بہت کمپلیکسٹی ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اس پہ بات ہوگی. پھر اس کے بعد نیوکلیر ایشو تو ہے ہی، لیکن نیوکلیر ایشو جو ہے اس کے اندر، کیونکہ بوتھ آف دا پارٹیز ور دیئر ارلیئر آلسو، وہ اس کا کافی حد تک ایک حل کر چکے تھے. ایک چیزیں جو تھیں ان کے اوپر ایگریمنٹ پہ آ چکے تھے، وہی چیزیں دوبارہ ہو سکتی ہیں. اگر ایران کے پاس دیکھیے 60% انرچ یورینیم ہے، جو کہ ایران اس کو کہتا ہے کہ اس کے پاس یہ نہیں ہے، تو ویسٹ یہ کہتا ہے کہ جی وہ دیٹ از ایکولی ڈینجرس، کیونکہ اگر ایک آپ نارمل نیوکلیر بام کے لیے آپ کو 98.5% انرچ یورینیم 15 kg چاہیے، تو 60% انرچ یورینیم سے اگر آپ نے کوئی ڈیوائس بنانی ہے، تو آپ اس کی جو کوانٹٹی ہے یورینیم کی وہ ڈبل یا ٹرپل کر دیں تو یو کین ہیو دیٹ افیکٹ. سو یہ تو پھر بہت ڈینجرس ایکویشن ہے. اس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں. ایران کہتا ہے یہ ہمارے پاس ہے نہیں، اسی لیے سارا ٹائم یہ لگ رہا تھا. جی لیکن جو یہی جو چیزیں ہیں یہ سارٹ آؤٹ کرنی ہے اب جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں، اور ان ٹیکنیکل ٹیمز میں آئی تھنک جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ لیٹس کنٹینیو انگیجنگ فار ڈی انگیج. اور عابد لطیف صاحب، یہ اچھی بات ہے کہ اس میں کچھ ڈیز کا، یعنی کہ 60 ڈیز کا مارجن شاید اسی لیے رکھا گیا ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب، اس سارے جنگی تنازع میں کچھ پوائنٹس کہہ لیں، کچھ ایسے ڈیڈ لاکس کہہ لیں کہ جو تو چاکنگ پوائنٹس تھے، یا ان کو بون آف کنٹینشن بھی کہا جا سکتا ہے. اب چونکہ ابنا ہرمز کھلتے ہی پابندیاں ختم ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور ایران ماضی کے تجربات کو اگر مد نظر رکھے، تو کیا امریکہ اس بار ٹھوس ضمانتیں دے گا، سیٹسفائی کر پائے گا ایران کو؟ ڈاکٹر جمیل صاحب. نہیں، ایران تو دیکھیں وہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتا ہے. یعنی ایران کے تو اسکیپٹسزم تو ہے. ایران پر ایک دفعہ دھوکہ تھوڑی ہوا ہے، 2 دفعہ تھوڑی ہوا ہے. ایران پر تو 3-4 دفعہ بتا کے دھوکہ کیا گیا ہے. تو ایران ظاہر ہے وہ، اور اسی لیے باقر کالباف جو ہے وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں. بارہا یہ ایران کی جانب سے اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا کہ ہمارا دشمن ہمارے لیے قابل بھروسہ نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اتنا جامع قسم کی گفتگو اور اس سے پھر ایگریمنٹ ہو جائے. جس طرح کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا، یہ تو ابھی اس وقت ابتدائی طور پر ایم او یو کے جس نے کہ دریچہ کھولنا ہے، ایک ونڈو کھولنا ہے 60 دن کا. میں ادھر یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جب 21 گھنٹے کا جس کا میں ذکر کر رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ جب جے ڈی وینس آئے تھے، اس وقت امریکہ تقریباً 120 سے زیادہ 125 کے قریب
अपनी टेक्निकल टीम के साथ आया था और ईरान 70 से ज्यादा अफराद लेके, जो दोनों सरीना में बैठकर, एक तो वो जो जहां अक्सर रिसेप्शन हुआ करते थे, एक पार्टी वहां बैठी हुई थी और दूसरी पार्टी जो है दूसरे कोने पर, और वो ये शटल भाग दौड़ करके फील्ड मार्शल एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें काफी टेक्निकल गुफ्तगू हुई है। तो वो एक हमारे पास बेस लाइन मौजूद है मीडिएटर्स के पास, तो उस दौरान में जो उस वक्त से लेके और अब तक जो एक्सचेंजेस होते रहे हैं ड्राफ्ट के, इस मसवदे के, उसमें काफी खदोखाल सीधे हो गए हैं। इसलिए 60 डेज में उम्मीद की जा सकती है कि जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, देखें मैं वजाहत करता चलूं कि जो ये 14 पॉइंट हैं उसमें से 6 पॉइंट तो तकरीबन एक दूसरे से मुबासलत रखते हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ स्टॉक पाइल हो गया 450 kg का, शट डाउन ऑफ इस्फहान, फोर्डो एंड ऑल, इसकी बात वो कर रहे थे कि न्यूक्लियर ना हो सके, अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड IAEA, ये चौथा पॉइंट। इसी तरह 5वें 6ठे और 2 पॉइंट इसमें थे जो कि प्रॉक्सी के लिहाज से थे, और 2 पॉइंट्स थे जो कि मिसाइल के लिहाज से थे। तो ये मिसाइल वाला मामला तो अब आप देखिए सुनने में ही नहीं आता है, इसलिए कि वो डॉक्टर साहब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर दोनों फरीक जो हैं वो इत्तेफाक कर सकते हैं और ये डील अल्लाह करे कि हो जाए, हम दुआ भी करते हैं। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का धमकी अमेज लहजा है ना, उसके बाद तो सिदरा ये भी लग रहा है कि आया ये डील हो सकती है, नहीं हो सकती, और इसके बड़े होलनाक असरात जो मुरतब हो सकते हैं।